उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका पार्ट 1 भी ज़रूर देखा होगा, जो कि अवास्कुलर नेक्रोसिस को हम आयुर्वेद के हिसाब से किस तरीके से समझते हैं, उसके बारे में मैंने बताया है। तो अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है, तो पहले जाकर वो देखिए, उसका लिंक आपको अभी ऊपर दिख रहा है। तो वो क्लिक करके पहले वहाँ जाइए, फिर वापस यहाँ आइए। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि सेल्स में जो सूजन आ जाती है, उसके कारण मोस्टली पेशेंट को दर्द होता है, लंगड़ा कर चलना पड़ता है, सुबह-सुबह जकड़न रहती है। तो अगर हम किसी भी उपाय से वो सूजन को कम कर पाए, तो पेशेंट को नॉर्मल कंडीशन में वापस ला सकते हैं। वो सूजन इतनी डीप लेवल पर होती है कि वो कोई सामान्य दवाई से ठीक नहीं होती। उसके लिए स्पेशल आयुर्वेद दवाई की ज़रूरत रहती है और जैसे ही सूजन कम हो जाती है, थोड़े ही दिनों में पेशेंट को दर्द में आराम मिल जाता है। वो जो लंगड़ा कर चलता था, वो आसानी से चल पाता है। सुबह-सुबह जो जकड़न रहती थी, वो भी कम हो जाती है। कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? तो शुरुआत में हम वो सूजन कम हो, ऐसी दवाई देते हैं। जॉइंट के आसपास जो ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो चुका है, वो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो, ऐसी दवाई हमारी रहती है। और अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा है, तो वो कम हो, ऐसी भी दवाई हम उसके साथ में देते हैं। तो ये जनरली हमारी जो ट्रीटमेंट है, वो 3 से 6 महीने चलती है। उसके बाद ट्रीटमेंट में थोड़ा चेंज आता है। सूजन कम हो गई होती है, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बहुत इम्प्रूव होता है। फिर हम जॉइंट को लुब्रिकेशन मिले, उसमें चिकनाहट आए, ऐसी दवाई हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकनाहट आए, लुब्रिकेशन आए, उसका जो मांस है बोन का, उसमें कैल्शियम आए, ऐसी दवाइयाँ हम नहीं देते। क्यों नहीं देते? सिंपल सी बात है कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स अवास्कुलर नेक्रोसिस में विटामिन डी या कैल्शियम वगैरह की गोलियाँ देते हैं और ऊपर से दूध वगैरह खाने के लिए बोलते हैं। लेकिन अगर ऊपर से लिया हुआ पोषण वहाँ पर हिप जॉइंट तक अगर पहुँचना ही था, तो फिर वहाँ पर अवास्कुलर नेक्रोसिस होने के भी कोई चांसेस नहीं थे। ऊपर से लिया हुआ कैल्शियम अगर वहाँ पर पहुँचता है, फिर तो अवास्कुलर नेक्रोसिस होता ही क्यों, है ना? तो अगर खून ही नहीं पहुँच रहा है वहाँ पर, तो विटामिन या कैल्शियम की गोलियाँ क्या काम करेगी? वो हम वहाँ पर पहुँचने ही नहीं वाली। तो सबसे पहले सूजन कम हो, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो, ये ज़रूरी रहता है। उसके बाद हम वहाँ पर लुब्रिकेशन हो, ऐसी ट्रीटमेंट करते हैं, तो ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। दवाइयों के साथ-साथ हमारा एक डाइट प्रोटोकॉल भी रहता है। खाने-पीने में परहेज़ रखनी ज़रूरी होती है, जो कि हर एक पेशेंट को हम सेम नहीं देते। पेशेंट को यहाँ बुलाकर उसकी नाड़ी देखकर, उसकी प्रकृति जाँच कर, उसकी रोग की अभी क्या अवस्था है उसको पहचान कर, उसकी उम्र के हिसाब से, वो मेल है या फीमेल है, वो सब कुछ जानकर हम उसके लिए एक स्पेशल डाइट प्रोटोकॉल, यानी कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो तैयार करते हैं और दवाई भी उसी के हिसाब से तैयार होती है। बात रही एक्सरसाइज की, तो शुरुआत की अवस्था में जहाँ तक सूजन बहुत रहती है, जकड़न, दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको कोई भी एक्सरसाइज एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज से कभी-कभी दर्द बढ़ता है। तो 1 आध 2 महीने के बाद जब उसका दर्द अच्छा खासा कम हो जाए, तो हम उसको एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं, जो कि फ़ायदा करती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको क्या ध्यान रखना है एवीएन के पेशेंट को? जो मूवमेंट हो पा रही है, हम उसको बंद नहीं करवाते। जैसे कि अगर पेशेंट पालकी मारकर नीचे बैठ सकता है, तो हम उसको यही सलाह देते हैं कि वो नीचे बैठे, वो भी पालकी मारकर। जो कर सकता है वो बिल्कुल करना है, जो नहीं कर पाता वो ज़्यादा प्रेशर दे के करना नहीं है, वो धीरे-धीरे होगा। लेकिन अगर वो कर पा रहे हैं, जैसे कि वो पालकी मारकर अगर बैठ सकता है, लेकिन डॉक्टर क्या बोलते हैं कि वो बंद कर दो। अगर वो बंद कर देता है, तो जीवन में कभी भी वो पालकी मारकर नहीं बैठ पाएगा। वो भी एक प्रकार की एक्सरसाइज़ ही है। अगर वो कर पाता है, तो थोड़ी देर के लिए बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, वो करना ही चाहिए। रोज़ 500 मीटर से 1 किलोमीटर अगर वो चल पाता है अच्छे से, तो बिल्कुल चलना ही है। जो वो काम कर रहा है, उसकी जो रूटीन लाइफ़ है, उसका जो बिज़नेस है, जॉब है, वो भी कंटिन्यू वो करे तो अच्छा ही है। वो जितना बिज़ी रहेगा पेशेंट, उसका उसके लिए अच्छा है।
जितना मन उसका हिप जॉइंट के आसपास रहेगा, मुझे कितना दर्द है, ये गोले में खून नहीं पहुंच रहा है, डॉक्टर ने मुझे एक्सरसाइज के लिए बोला है, ऑपरेशन के लिए बोला है, मैं क्या करूं, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, वो ऐसा सोचता रहता है पूरे दिन। क्यों? क्योंकि ये रोग यंग एज के पेशेंट में ही होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे शरीर के साथ साथ मन को भी होती है। शरीर के साथ साथ वो हमारे मन को भी कमज़ोर कर देता है। हम हार जाते हैं, हमारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी होती है और ये रोग हो जाता है। ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, हिप बदलवाने पड़ेंगे, क्या करेंगे पूरी ज़िंदगी। तो ये सोचते सोचते पेशेंट को दर्द बढ़ जाता है, नेक्रोसिस बढ़ जाता है। तो इसमें हम ऐसी ही सलाह देते हैं कि जो भी अपना रूटीन काम है वो करते रहें। हाँ, नियमित वो दवाई लेते रहें, जो खाने पीने में परहेज दिया है वो अच्छे से पालन करें, जो एक्सरसाइज अगर दी है तो वो एक्सरसाइज अच्छे से करें। हाँ, हिप जॉइंट अवास्कुलर नेक्रोसिस, खून नहीं पहुंच रहा है, वो ज़्यादा सोचना नहीं है। हमारा बॉडी है ना, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो अपने हिसाब से काम करता है। शरीर में अगर कहीं पर भी दिक्कत आती है, रोग होता है, तो हमारी बॉडी की जो इंटेलिजेंस है वो उसको ठीक करना जानती है और करते भी है। हमें अगर यहीं कहीं चोट लगी है, खून निकला है, तो थोड़े समय बाद वो ऑटोमेटिक खून बंद हो जाता है और कुछ दिनों में वहाँ पर पुरानी चमड़ी निकल कर नई अच्छी चमड़ी आ जाती है। उसको हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप हो जाता है। अगर हमें कोई फ्रैक्चर हुआ है, कोई हड्डी टूटी है और हम ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको थोड़ी जोड़ते हैं। वो सिर्फ वो हड्डी को नज़दीक लाकर वो प्लेट बिठाते हैं। वो हड्डी तो अपने आप जुड़ती है ना, हमारी बॉडी उसको जोड़ती है। और अगर टूटी हुई हड्डी भी जुड़ जाती है तो अवास्कुलर नेक्रोसिस में बॉडी ठीक कर ही सकती है। लेकिन करना बॉडी को है, लेकिन हमें उसको बीच में नहीं आना है, हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। बीच में कैसे नहीं आना, बार बार शंका नहीं करनी है, हमारा दिमाग नहीं लगाना है ये ठीक होगा नहीं होगा, बॉडी पर छोड़ दो। हमारे हाथ में क्या है, अच्छे से उसकी दवाई करवाना, खाने पीने में परहेज करना, बस। हमारे हाथ में उसको जोड़ना नहीं है या उसको ठीक करना नहीं है। हम जो कर सकते हैं वो ये है कि उसके बारे में ज़्यादा चिंता ना करें, खुश रहें, श्रद्धा रखें, वो बेहद ज़रूरी है। अब तो मैं स्टेजेस के बारे में भी ज़्यादा चिंता नहीं करता, पेशेंट को भी यही बोलता हूँ, स्टेजेस कोई भी रहने दो, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास फर्स्ट या सेकंड ग्रेड वाला पेशेंट जब आता है तो उसको दो लोग पकड़ कर लाते हैं, इतना पेन और जकड़न रहती है। और कभी कभी चौथे स्टेज वाला पेशेंट भी अच्छा खासा चलकर आता है, उसको दर्द नहीं होता। मतलब स्टेजेस डजंट मैटर, हमारी सोच क्या है, हम कितने पॉजिटिव रह पाते हैं, हम कितनी श्रद्धा है के साथ उसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं, ये ज़रूरी है। अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, दिमाग से मन से मजबूत रहते हैं, तो एवीएन जरूर ठीक होता है, वो कोई भी स्टेज का हो। अगर आप या आपका कोई रिलेटिव अवास्कुलर नेक्रोसिस का पेशेंट है और वो जानना चाहते हैं कि इस रोग में आगे क्या हो सकता है, वैसे मैं रिपोर्ट पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता, हमारी ट्रीटमेंट नाड़ी के हिसाब से चलती है, तो रूबरू आना यहाँ पर बेहतर है। लेकिन अगर वो रूबरू नहीं आ पाता और वो सिर्फ रिपोर्ट दिखाना चाहता है, तो उसके लिए आपके स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है उस पर अपने सारे रिपोर्ट्स व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर आपको रिपोर्ट क्या कहना चाहता है और उसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, इसका आपको मेरी तरफ से रिप्लाई दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि दिखाने के लिए रूबरू आना सबसे बेहतर है।